यस सर। ठीक है, चलिए अभी पार्टिसिपेंट्स तो बहुत कम हुए हैं, पर क्योंकि समय हो चुका है तो हम अपना आज का कार्य शुरू करते हैं। ये नहीं आ रहे जो 1 मिनट बेटा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ उसकी। जी सर। जी सर। जी, तो हमने अभी तक जो पाठ पढ़ा, देखिए मैं आपको एक बार इसमें से भी बता देता हूं। हमने जो पहला पाठ पढ़ लिया है, इसकी हमने ये परिभाषाएं की थी उस दिन। ये मानक भाषा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, उसमें मैंने शॉर्ट कर करके लिखी हुई है। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रीय भाषा, ये सभी परिभाषाएं आपने लिखनी है। और ये व्याकरण की परिभाषा और उसके ये 3 प्रकार ये लिखे हुए हैं वहां पे, ये आपने लिख लेने हैं। आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है वर्ण वर्णमाला। वर्ण वर्णमाला। आज के इस पाठ में बेटा हम सभी इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वर्णमाला से आपको पहले, वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि जब मैं बोल रहा हूं तो वो ध्वनि है, जब वो लिखित में आ जाएगी तो वो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो वो वर्ण कहलाती है। और वर्ण के निश्चित क्रम, वर्णों का ही निश्चित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा की कहलाती है हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी की कहलाती है अंग्रेजी की वर्णमाला इत्यादि। तो एक वर्णों का निश्चित क्रम, निश्चित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से 2 अंग हैं, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये उस वीडियो में आप पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं इसको। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ कहलाते हैं। कहलाते हैं। औ स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं। प्रतीक म्यूट पे ही रहो बेटा, जी सर। म्यूट पे रह के ही अभ्यास करो। अंग अह अयोग वह। देखो अयोग वह क्या होते हैं? अ के योग से वहन होने वाले। ऐसे ये 2 ध्वनियां ऐसी हैं, ये 2 चिन्ह ऐसे हैं जो अ के साथ आकर के लिखे जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया अयोग वह। ये जो ऊपर बिंदी लगती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। और ये जो पीछे 2 बिंदियां लगी है इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको बोलते हैं विसर्ग। अंग अंग ऐसी ध्वनि है अनुस्वार की। ह ऐसी ध्वनि है विसर्ग की। अंग बन गया और अह बन गया। इसके बाद है स्वर के भेद। स्वर कितने हैं? 11। स्वर के भेद कितने हैं? 3। स्वर के भेद कितने हैं? 3। ह्रस्व स्वर अर्थात छोटे, लघु। दीर्घ स्वर उससे ह्रस्व से बड़े, और प्लुत स्वर सबसे बड़े। इसकी पहचान कैसे बताई गई? जब हमारे पास ऐसा कोई मीटर नहीं था जिससे कि उनकी ये पता चल सके कि आवाज की जो भी, जैसे भी इसको मैयर किया जाता है, जैसे इसको मापा जाता है वो कितनी है, तब हमारे व्याकरण वेत्ताओं ने इसके लिए क्या सोल्यूशन था उनका, क्या उन्होंने हल निकाला था? ह्रस्व स्वर, स्वर जिसको 1 चुटकी जितना समय लगे, बस 1 चुटकी जितना समय, जितने समय में आप 1 चुटकी बजाते हैं उतना समय ह्रस्व स्वर। 2 चुटकियां बजाने जितना समय दीर्घ स्वर। और
2 से अधिक चुटकियां बजाते समय या जितना समय 2 से अधिक चुटकियां बजाने में लगता है उतना समय प्लुत स्वर को बोलने में लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर है मूल रूप से 4, कौन कौन से? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। एक एक चुटकी जितना समय लगता है। 4 ही स्वर है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिनमें 2 चुटकियों जितना समय लगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। हाँ क्या था बीच में? ह्रस्व से ज्यादा समय। हाँ ह्रस्व से ज्यादा समय कितना समय? लगभग 1 चुटकी और 2 चुटकी में जितना फर्क होता है उतना समय का अंतर रहता है। 1 चुटकी जितना समय ह्रस्व स्वर, 2 चुटकियों जितना समय दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों का हालांकि हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु प्लुत स्वर की पहचान होती है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये संख्या में 3 होता है। ओम, ओम, हे राम, हे राम। इस तरह से मतलब 2 चुटकियों से ज्यादा जो समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर छोटे, दीर्घ उससे बड़े, प्लुत उससे बड़े। ह्रस्व स्वर हैं 4, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर हैं अन्य सभी, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो इस तरह से ये 11 स्वरों का विभाजन हो गया। स्वरों के प्रकार हो गए जो मूल रूप से कितने हैं? 3। संख्या कितनी है स्वरों की? 11। उसके बाद है व्यंजन। हाँ, स्वरों की परिभाषा एक बार देख लेंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से, हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ री, ए, आई, ओ, औ स्वर कहलाते हैं। अंग, अह, अयोग, वह। उसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है। देखिए, हमारे फेफड़ों से वायु ऊपर आती है, कंठ तक आती है। कंठ के बाद जो हमारे ये वोकल कॉर्ड्स हैं, जो हमारे ये मुंह के अंदर के जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं, जीभ है, होंठ है, नासिका है, दांत है, ऊपर तालु है। ऊपर जब बिल्कुल आप पीछे ले जाओगे अपनी जीवा तो कोमल तालु, जिसको कंठ की संज्ञा भी देते हैं, वो है। जब इन सब के द्वारा उस हवा को रोका गया, जिनमें नहीं रोका जाता वो सीधे बोले जाते हैं, वो हो गए स्वर। जिनमें रोका जाता है वो होते हैं व्यंजन। एक उदाहरण देखिए, आप सभी प बोलिए। प, प। नहीं, म्यूट पे ही रह के, म्यूट पे ही रह के करो बेटा। जब आप म्यूट पे ही रहिए, जब आप प बोलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? आपके होंठ दोनों क्या हो गए? बंद हुए, बंद हुए, उसके बाद एकदम से खुले। प। अब जो हमारे होंठ बंद हुए, इन्होंने थोड़ी देर के लिए क्या किया? जो हमारे फेफड़ों से वो वायु आ रही थी उसको क्या किया? रोक लिया। प्रतीक ऊपर उठा के रखो मोबाइल को, सीधे बैठो। क्या किया? उस वायु को रोक लिया। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है वो हमारी स्वर तंत्रियों में कहीं ना कहीं बाधित हो, कहीं ना कहीं रुकती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से पूर्ण होते हैं। व्यंजन क्या रहते हैं? नहीं तो हलंत। हल चिन्ह क्या होता है? यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। जब कोई वर्ण स्वरों से रहित होता है तो उसे क्या कहते हैं? हलंत। और उसी की संज्ञा क्या होती है? व्यंजन। व्यंजन कोई वर्ण तब है जब वो स्वर से रहित है, अन्यथा वो क्या बन जाएगा? वर्ण। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को अगर एक लाइन में समझना हो, स्पर्श व्यंजन क से कु, च से चू, ट से टू, त से तु, प से पू। स्पर्श व्यंजन कु चू टू तू पू। स्पर्श व्यंजन
कु चु टु तु पु। कु अर्थात क ख ग घ घ। चु अर्थात च छ ज झ य। टु अर्थात ट ठ ड ढ ण। तु अर्थात त थ द ध न। पु अर्थात प फ ब भ म। कौन से व्यंजन हो गए? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुचु टु तु पु। अंतस्थ यर लव, यर लव, अंतस्थ। इनका नाम अंतस्थ इसलिए है क्योंकि स्वरों की भांति इनमें भी जिह्वा का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वरों की संख्या में भी रखा गया, य और व को विशेष रूप से। ऊष्म व्यंजन श श स ह। तो व्यंजन है तीन प्रकार के, स्पर्श व्यंजन कुचु टु तु पु, अंतस्थ, यरल व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। मिस्टर बजाज बैठ जाइए बेटा, स्टेबल होइए फटाफट। ऊष्म व्यंजन श श स ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब आप इनको बोल के देखेंगे, अपने मुंह के आगे हाथ रखिए और श श स ह, श श स ह, तो जो बाहर वो वायु जब बाहर आएगी तो वो गर्म होके आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ श्र। क्ष त्र ज्ञ श्र। क्ष क और श के मेल से, त्र त और र के मेल से, ज्ञ ज और य के मेल से, और श्र श और र के मेल से। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन आपस में मिलकर एक अन्य ही, एक अलग ही तरीके का रूप जब धारण कर लेते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद हमने कर लिए अभी, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जो इनके उच्चारण स्थान है, वो उच्चारण स्थान के लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है आपके लिए, मैं उससे आपको करवाऊंगा। ये सभी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ, ये उच्चारण स्थान है। कंठ हो गया गले का क्षेत्र, तालु हो गया, अपनी जीभ को बिल्कुल ऊपर ले जाइए, ऊपर जब लगाएंगे तो ये स्थान क्या है? तालु। तालु से थोड़ा आगे आएंगे तो वो हो जाएगी मूर्धा। उसके ऊपर वाले दांत, उसके ऊपर वाला होंठ। तो इस तरह से होंठ, दांत, मूर्धा, पीछे थोड़ा ले जाएंगे तालु, उससे पीछे जो कोमल तालु है वो कंठ की संज्ञा में आ जाता है। इस तरह से ये उच्चारण स्थान हो गए, इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा कर रहे हैं। व्यंजन के तीन भेद हो गए। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन को उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 हो गए कुचु टु तु पु वाले। अंतस्थ हो गए, उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, मैंने आपको बताया स्वरों की तरह होते हैं लगभग ये। इनमें जो हवा रुकती है बहुत थोड़े से समय के लिए रुकती है, इसलिए अंतस्थ है। और ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलते समय गर्म हवा बाहर निकलती है। उसके बाद थे संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले। उसमें क्या है? क्ष देखो, क और श के योग से, जैसे कक्षा, क्षमा, कक्ष। त्र बनता है त र और अ के योग से, त्राण, त्रास। ज्ञ बनता है ज और य के योग से। ये य भी यहाँ पे हलंत रहेगा बेटे, ये य हलंत है, ठीक है? यहाँ पे ज हलंत, य हलंत और ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। फिर श और र के योग से श्रीमान, श्रीश, श्रम इत्यादि। इस तरह से ये रहेंगे। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में एक छोटा सा अंतर है। वो क्या है? इसमें भी जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि ना हो तो ये कहलाते हैं द्वित्व। द्वित्व अर्थात होता है दो। तो द्वित्व व्यंजन में होता क्या है? ये लगभग एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं। क प्लस क मिल गया, च प्लस च मिल गया, त प्लस त, ल प्लस ल। संयुक्त व्यंजन में क्या हुआ था? ये अलग से मिले थे, क अलग था, श अलग था, और इन्होंने ऐसा रूप धारण किया। परंतु द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? ये लगभग एक जैसे होते हैं। पक्का, सच्चा, सत्ता, भल्ला, मल्ला, पिल्ला इत्यादि। पारस, एक बार अनम्यूट करो बेटा खुद को। ओम श्रीमान। पता चला? यस श्रीमान। ठीक है जी। यश तायल, यश अनम्यूट करो बेटा खुद को। वीडियो ऑन रखिए आप सभी,
वीडियो ऑन कीजिए सभी। यश समझ में आया बेटा? सर नेटवर्क। यश अनम्यूट करो। हाँ पारस आप म्यूट करके रख सकते हो, आप वीडियो को कर लो बंद, आपके नेटवर्क की समस्या रहती है। यश अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी पता चला, समझ में आया बेटा जो अभी तक हमने किया? यस सर। अगम, अगम, अगम मनीष, अगम अनम्यूट करो खुद को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो भी अनम्यूट करो बेटा। अगम, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है ये? अपना नाम बोलो एक बार। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अपना नाम बोलो, कौन बोल रहा है, फिर उसको मैं तभी बता पाऊंगा कुछ। सर अगम है, अगम। अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा, जिसके पास मेरी आवाज नहीं आ रही वो वीडियो ऑफ करके फिर कर सकता है। अतुल राणा तुम वीडियो ऑन रखोगे? आगे चलते हैं। अतुल तुम बैठे हो, क्या कर रहे हो आप? बैठे हो ना? ठीक है, तो ये हो सर गया। आवाज नहीं आ रही। बेटा हैंड रेज करो। ये कौन बोल रहा है, मुझे यही नहीं पता चल रहा। हैंड रेज करो बेटा। चलिए, व्यंजन गुच्छ। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ सांस के एक प्रयास से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात व्यंजन गुच्छ जब एक ही झटके में दोनों बोले गए, दोनों वर्ण दो होंगे वो, परंतु एक ही झटके में बोले गए। जैसे पक्का, पक्के में तो क्या था, क अलग से, हलंत भी अलग से बोला गया और दूसरा भी, परंतु इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजन एक सांस के एक ही प्रयास में उच्चारित किए जाते हैं। जैसे ग्वा, ग्वाला, ग्वाला, ग्वा अलग बोला गया, ला अलग, तो ग और व दो थे, परंतु वो क्या हुए, एक ही झटके में बोले गए, दोनों एक साथ बोले गए। इसको क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ। इसको क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ। ग्वाला, ग्वाला। व्यंजन गुच्छ के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए। रक्त, रक्त, मस्त, स्त, मस्त, त, रक्त, अग्नि, अग्नि, था, स्थान, लल्लन, लल्लन इत्यादि। इनको क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ। आगे है र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप कैसे? र का जो है वो तीन तरीके से प्रयोग होता है। र का तीन तीन वो है स्थितियां, र के तीन चिन्ह है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे अधर्म, इसमें म के ऊपर है। जब र स्वर रहित हो अर्थात हलंत होता है तो वो अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर आता है। जैसे अधर्म, अधर्म, र हलंत था, इससे अगला वर्ण क्या था, म, तो ये किस पे चला गया, म पे। जब ये आधा होता है तो ये दूसरे के सिर पे चढ़ जाता है, अपने से आगे वाले के सिर पे चढ़ जाता है। जब ये क्या होता है, आधा होता है, तो ये र कहां चला गया, म के ऊपर। ये देखिए अधर्म। ऐसे ही प, र हलंत व, र हलंत था तो कहां पे चला गया, व के ऊपर, पर्व। उसी के बाद ये हो गया इसका चिन्ह, ऐसे ऊपर को जो हम इसके ऊपर लगा देते हैं जो ऐसे। उसके बाद है स्वर रहित व्यंजन के बाद है तो वह उसी व्यंजन के नीचे आ जाता है। अब ये तो था अगर खुद अधूरा हो, हलंत हो, परंतु यहाँ पे जब इससे आगे वाला व्यंजन अधूरा होता है तो ये उसके पैर में चला जाता है। जैसे क हलंत था, र पूरा था, तो क कहां चला गया, र के पैर में। क्रमांक, क कहां चला गया, र के पैर में, क्रमांक। ऐसे ही प हलंत था, र पूरा था, प्रणाम, प्रणाम। ये हो गई दूसरी स्थिति, जो है हलंत से बिल्कुल विपरीत। हलंत इस दिशा में ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है पैर में। ये देखिए जैसे प्र, प के पैर में लगा हुआ है। तीसरा है जब र स्वर रहित, ट ठ ड ढ, ट वर्ग के साथ विशेष रूप से। जब र स्वर, जब र स्वर सहित पूरा हो और ट ठ ड ढ, हलंत ट ठ ड ढ के बाद आता है तो उन्हीं के नीचे ऐसे लग जाता है, ऐसे। ये देखिए जैसे ट्रक, जैसे ट्रक, ट्र के नीचे लगा हुआ है, ये भी क्या है, र। ये प के नीचे ऐसे टेढ़ी लाइन लगी हुई है, ये भी क्या है, र। और ये जो ऊपर लग जाता है पर्व में, ये भी क्या है, र। र के कितने प्रकार है, तीन। र के कितने प्रकार है, तीन। उसके बाद है, हाँ इसके बाद अब हम लोग जो करेंगे वो है उच्चारण स्थान।
मैं जल्दी से आपको उच्चारण स्थान के विषय में बताता हूं बेटा। प्रतीक, हरित, हरित आप क्या कर रहे हैं इतनी इस पे नजदीक आकर? ये जो मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आपको आज शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना है और इसके अनुसार समझ लेना है। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सब। वीडियो को बंद कीजिए। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, सर आशा है आप एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं अभी वो वीडियो देख लूं। उच्चारण स्थान में सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैं अभी 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 बताता हूँ आपको। हमने जो करना है वो उच्चारण स्थान करना है। इस उच्चारण स्थान की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज लिंक सेंड करूंगा उच्चारण स्थानों का। उस उच्चारण स्थानों की जो पीपीटी है, जो वीडियो है, उस वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। कुछ ऐसा प्रारूप रहेगा उस वीडियो का। जी, ये वो वीडियो होगी बेटा, दिखाई दे रही है सबको? यस सर। हाँ श्रीमान। यस सर। ऐसी वो वीडियो होगी। हमने इसमें क्या, इसके अनुसार आप क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप उच्चारण स्थानों की परिभाषा समझेंगे, उच्चारण स्थानों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वर्णमाला के उच्चारण स्थानों हेतु एक सूत्र है, 6 सूत्र। वो सूत्र आप सबने याद करने में, आपको दिखाता हूं वो सूत्र कौन से हैं। हाँ, उससे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ जहां जहां स्पर्श करती है, निश्वास वायु को मुख में कुछ समय के लिए रोकती है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी जीभ कहां पे टच हो रही है। अब देखो इनके स्थान कैसे पता चलते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ये आपका गला है, जो कंठ से बोले जाएंगे, ये है कंठ। ये क्या है? कंठ। उसके बाद कंठ के बाद ये जो है जिसपे कोमल तालु लिखा हुआ है, ये भी कंठ स्थान है। उसके बाद अपनी जीभ को बिल्कुल ऊपर और फोल्ड करके पीछे लेके जाओ। अपनी जीभ को फोल्ड करके पीछे लेके जाओ एक बार। आपको सॉफ्ट सी जगह महसूस होगी, सॉफ्ट सी महसूस हो रही है? यस सर। ये है कोमल तालु और इसी को कंठ स्थान कहते हैं। उससे थोड़ी आगे लेके आएंगे, ऊपर लगा के जीभ को ऊपर लगा के, ये जो कठोर सी आ गई ये है तालु। ये जो कठोर आ गई बेटा ये है तालु। तालु के बाद, कठोर के बाद अब आप थोड़ी और आगे लेके आएंगे तो दांतों से पहले एक उभरा हुआ स्थान है, एक उभरा हुआ स्थान लगभग यहां पे देखिए, उभरा हुआ स्थान, उसे बोलते हैं मूर्धा। ये वाला, ये दांतों से जस्ट पहले। और मूर्धा के बाद ये हो गए दांत, ये हो गए होंठ और ये हो गया नाक, नासिका। ये आपके उच्चारण स्थान हैं। ये क्या है? आपके उच्चारण स्थान। उसके बाद ये जो सूत्र हैं ये आपने पढ़ लेने हैं और इन सूत्रों के अनुसार ही आपने ये काम करना है। सूत्र का उच्चारण देख लीजिए एक बार। अकूह विसर्जनीया नाम कंठः, इचुयशानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपूनाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च। मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अकूह विसर्जनीया नाम कंठा, देखिए कैसे इसकी व्याख्या होगी। आ, कु अर्थात क ख ग घ घ, ह अर्थात ह,
और विसर्ग, विसर्ग इनका स्थान उच्चारण स्थान क्या है? कंठः, कंठ है। अ आ क ख ग घ ग ह और विसर्ग इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः, कंठ है। ईचू यशानाम तालु, ई चू अर्थात च छ ज झ य अर्थात य और श इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु कौन सा? ये वाला जो कठोर तालु होता है, अपनी स्क्रीन पे जब आप देख रहे हैं ये वाला, ये तालु हमारे मुंह के ऊपर वाला भाग, अंदर मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग। रीटू रशाना मूर्धा, री टू अर्थात टठ डढ़ र रशानाम र और श इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये दांतों से बिल्कुल पहले का भाग जो उभरा हुआ स्थान है दांतों से पहले, ये क्या है? मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता, ली तथ दधन ल और स इनका क्या है? दांत। जब आप त थ द बोलेंगे, देखो आपकी जीभ आपके ऊपर वाले दांतों के पास आती है, त थ द, चाहे आप बोल के देख लीजिएगा बाद में इसको। उपनाम ओष्ठौ उ उ प फ ब भ म हमने करके देखा था, प फ प भ म। होंठ क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं या राउंड शेप में जा रहे हैं, तो यह है ओष्ठ। यमगणना नाम नासिका, यमगणना नाम नासिका ऐसी ध्वनियां जो नाक से बोली जाती हैं। इसकी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा। और अन्य वर्ण कुछ ऐसे भी हैं, ए और आई जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ओ औ कंठोष्ठ से, वह बोला जाता है दंतोष्ठ से। मैं इसलिए इसको थोड़ा शीघ्रता से करवा रहा हूं क्योंकि इसकी वीडियो बहुत अच्छे से बनी हुई है, आपने उसको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ये सर नोटबुक में, करना है। सर नोटबुक में, नोटबुक में करना है सर ये। नोटबुक में बेटा मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा, जो अलग से लिख के भेजूंगा प्रश्न उत्तर, वो करने हैं, इसको सिर्फ आपने देखना है। ओके श्रीमान। हाँ जी, समय लगभग समाप्त होने वाला है हमारा, तो मैं आता हूँ वापस आप लोगों के जी पास। सर। जी ओके सर। आज का जो हमारा पाठ है, ये दूसरे पाठ का एक अंश हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा अंश हम अगले कालांश में कर लेंगे, उसके साथ ही हमारी व्याकरण के 2 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों पाठों से संबंधित उसके बाद मैं आपको कार्यपत्रक भेजूंगा, चाहे वो ऑनलाइन वाले भेज दूं टेस्ट मोड पे, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से भेज दूं। जो पीडीएफ आपके पास आएगी वो आपने लिखने हैं कॉपी पे, जो ऑनलाइन आएगा वो सिर्फ उसको करना है वहीं पर। सभी अपनी वीडियो कैमरा ऑन रखो बेटा। अंशुल, यस सर। अंशुल स्पष्ट हुआ जो आज हमने पढ़ा? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है, गुड। दीपेंद्र, दीपेंद्र महला, यस सर। आपका अनुभव कैसा रहा बेटा? ठीक है, समझ में आया जो पढ़ा हमने? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। गुड। कृष्णा बांसल, यस सर। कृष्णा कोई परेशानी, कुछ पूछना हो बेटा, कोई सवाल? हरित, हरित अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हरित कुछ पूछना चाहें आप? सर नो। ठीक है, समझ में आया जो पढ़ा बेटा? सर यस। गुड। ध्रुव चंदेल, वीडियो कैमरा ऑन करो बेटा। ध्रुव, यस सर। ध्रुव समझ में आया जो हमने पढ़ा? यस सर। कोई समस्या? नो सर। प्रयाग, यस सर। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। कोई समस्या? नो सर। ठीक है बेटा। तो अनुज शर्मा, अनुज शर्मा